सर, शतरंज की बिसात तो बिछ गई है। आज अगर कहें तो पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गाजियाबाद में, सुना भी होगा आपने। प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, एक तो अखिलेश यादव को आप सुनेंगे तो निश्चित तौर से उन्होंने इंडिया गठबंधन की कम बात की है, पीडीए की ज्यादा बात। और उन्होंने कहा कि एनडीए को पीडीआर आएगा। बार बार अखिलेश यादव पीडीए की बात करके कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या चुनावों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट मांगा जा सकता है? जब गाजियाबाद में आप आए, गाजियाबाद में क्या मुद्दे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के क्या मुद्दे हैं, उन पर आप चर्चा नहीं करेंगे। अधिकतर दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो कुछ इधर से उधर की बातें जो रोज लगभग कहते आ रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी। तो जब आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव के लिए आपके पास समय नहीं है रैली करने का, समय नहीं है जनता को कनेक्ट करने का। 20 दिन से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। क्या हुआ बड़ी रैली का? तो ये 2024 का चुनाव, मैं कह रहा हूं कि आप हल्के में ही लेते चले जा रहे हैं। आप ठीक से उसको लेने का प्रयास कर ही नहीं रहे हैं। जो मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को खत्म करने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? जनता को कनेक्ट करके जनता आप पर भरोसा कैसे करे? कम से कम कुछ तो कहना पड़ेगा ना आपको। ये तो सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों का समाधान क्या है? महंगाई का समाधान क्या? बेरोजगारी का समाधान क्या? जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम महिलाओं को देंगे, यूथ को देंगे, तो 20 लाख करोड़ के आसपास खर्च होगा एक्स्ट्रा पैसा, वो 20 लाख करोड़ लाएंगे कहां से आप? तो ऐसी बातें कह करके निश्चित तौर से आप अपने गठबंधन की राजनीति को कमजोर कर रहे हैं। शुरू में अभिषेक जी, आपने देखा होगा जब इंडिया गठबंधन का उदय हुआ तो हम सब लोग पूछते थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है? तो तमाम बड़े नेता ये कहते सुने कि इंतजार कीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लाया जाएगा। आज देखिए, जो भी राजनीतिक संगठन है विपक्ष में, वो अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहा है। यदि लोकसभा में जीत गई और भारत केंद्र में आपकी सरकार बन भी गई, तो कौन से राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र लागू होगा? ये जनता में थोड़े से सवाल सवाल कर रहे हैं। अब इन तो सवालों का फिर जवाब सुनील जी, ये जो बातें कही जा रही हैं, अभी आपने प्रियंका गांधी को भी सुना होगा कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। तो आप मुद्दे बताइए तो सही, मुद्दे बताए नहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट मीडिया है। अगर आपने सुना होगा तो राहुल गांधी से जैसे ही सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को आप टारगेट करते रहिए, उसका लग रहा है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। सर्टिफिकेट आप बांटते रहिए। मुझे नहीं लगता। देखो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, कौन से चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई गई? आप देखिए, कल सारे अखबारों में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। जब आप कुछ करेंगे तब तो मीडिया करेगी, कि मीडिया अपने आप बना के आपको दे देगी। जितना आप समय जनता को कनेक्ट करने के लिए लाते हैं, उतना समय मीडिया आपको देती है। अब आपके पास समय ही नहीं है इन सब बातों को करने के लिए। बिहार में जाएंगे तो कुछ और बात कहेंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो कुछ और बात कहेंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो नेता आपकी कुछ और बात करेंगे। तो निश्चित तौर से, और उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, जहां प्रियंका गांधी कह रही थी, अरे भाई, अमेठी रायबरेली की तो घोषणा अभी तक हो नहीं पाई। आप नहीं, उस पर राहुल गांधी ने कहा आला कमान जो फैसला लेगा वो मानूंगा। आला कमान जो फैसला लेगा, तो आप ही लोग हैं। आला कमान कौन सा होगा? जो भी आला कमान के वरिष्ठ मेंबर हैं वो सब कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है वो कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निश्चित तौर से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। निर्णय आप ले नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे, बार बार प्रत्याशी बदला जा रहा है। बी फॉर्म मिलने के बावजूद भी आपने प्रत्याशी बदल दिए। तो जब विपक्ष असमंजस में हो तो निश्चित तौर से फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही। आप बार बार प्रत्याशी बदलेंगे, प्रत्याशी को नहीं पता कि मुझे चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है कि नहीं जाना। वो अपना रोना रो रहा है कि साहब देखिए, मेरी टिकट काट दी गई। फिर दूसरी जगह से आ रहा है कि मेरी टिकट काट दी गई। आजम खां को लेकर के देखिए, सीतापुर जेल में जब आप जाते हैं, कोई समाधान निकाल के नहीं आ पाते हैं। रामपुर पर समाजवादी पार्टी जो है वो आपके विरोध में है। बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखाई देते हैं। आप देखेंगे, कल रोड शो हुआ है, आजम खां जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आपके पास है तो बीजेपी को काम करने की जरूरत क्या है फिर, जब खुद ही आपको दिख रहा है कि आप ही खुद बटे हुए हैं। ठीक है सुनील जी, अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से निकल करके, क्योंकि पहले चरण के तहत नॉर्थ ईस्ट में भी मतदान है,
नॉर्थ ईस्ट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे असम में, वहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। नॉर्थ ईस्ट में इस बार आपके हिसाब से समीकरण क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले अगर 7-8 सालों में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत हुई है। नहीं देखो अभिषेक जी, जितने प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में दौरे किए, देश का पहला प्रधानमंत्री है जो इतनी बार नॉर्थ ईस्ट में गया। ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी कितने वहां गए, सोनिया गांधी कितने वहां गए, और तमाम पार्टी के नेता वहां कितनी बार गए। इस बात की तुलना तो आपको करनी पड़ेगी कि जब आप वहां वोट लेंगे, आपकी पार्टी के चुनाव लड़ेंगे लोग, तो आपने कितनी बार वहां लोगों का मिजाज समझने का प्रयास किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भारत सरकार श्वेत पत्र लेकर के आई थी। 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए। यूपी और एनडीए की 10 साल सरकारें रही हैं। अब इसमें तुलना करेगा कि आखिर में नॉर्थ ईस्ट में काम किसने सबसे ज्यादा किया, पैसा वहां सबसे ज्यादा किसने लगाया, रोड किसने सबसे ज्यादा बनाए, एयरपोर्ट कौन लेके आया, रेलवे कौन लेके आया। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट की जनता जब इस बात का तुलनात्मक अध्ययन करेगी तो 2024 के लोकसभा के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें दिखेगा, उसकी झलक दिखेगी वास्तव में कहाँ किसने पार्टी ने काम किया है, किसने वहां के मुद्दों को लेकर के कनेक्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन दौरों की तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बाजी मारी है। 60 बार से ज्यादा अगर नॉर्थ ईस्ट के दौरे वो अपने प्रधानमंत्री काल में करते हैं तो ये तो बिल्कुल हम लोगों के समझ में आ गई कि नॉर्थ ईस्ट को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। क्या दूसरे राजनीतिक दल इतनी गंभीरता से उसको ले रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां ब्लूप्रिंट बनाया, जो दौरे किए, पीएल संतोष वहां से आते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव आप देख रहे हैं उसी क्षेत्र से आता है। तो आदिवासी महिलाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना के प्रधानमंत्री ने गेम तो खेला ही था निश्चित तौर से। और इस बात का जिक्र भी होता है 2025 में आदिवासी है समय आदिवासी डे मनाया जाएगा। वहां कह रहे हैं कि 24,000 करोड़ हम आदिवासी समूह पर खर्च करेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं निश्चित तौर से वो जनता को कनेक्ट करेंगे और 2024 के रिजल्ट में ये महसूस होगा कि आखिर में उनके पास उनके दिल की सुनने के लिए, मन की सुनने के लिए, उनके मुद्दों पे गंभीरता से चर्चा करने वाला कौन सा राजनीतिक दल। सुनील जी, इसी संदर्भ में मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। कई आपने लोगों की बाइटें देखी होंगी नॉर्थ ईस्ट से, जो लोग कभी दिल्ली आते थे उनसे पूछा जाता था, कई तो इवन आपने टीवी शोज में भी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर परफॉर्म करने के लिए आते थे उनसे पूछा जाता था कि आप कहाँ हैं, और जब उनसे एक्सपीरियंस पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हम तो ऐसा लग रहा है किसी दूसरे देश में आए, हमारे साथ उस तरीके का बर्ताव हुआ है। आज पिछले 8-10 सालों में लगा है कि वो चीज, दूरी जो थी वो मिटाने का प्रयास प्रधानमंत्री ने खुद किया है और इसका असर दिख रहा है और इसका फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई जैसे इलाकों से। देखो मैं 2004 की और 9 की चर्चा करूं तो दिल्ली में जब हम लोग थे नॉर्थ ईस्ट के, चाहे वो सांसद हों, चाहे बड़े नेता हों, चाहे वो सोशल वर्कर हों, निश्चित तौर से उनको ऐसा लगता था कि हाँ हमको कनेक्ट करने वाले दिल्ली में लोग